नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कैम्ब्रिज गुरु चैनल पर। आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जो कि सीबीएसई सेक्शन होगा, जिसमें मैं शुरुआत करूंगा क्लास 12 के अप्लाइड मैथ से। चैनल का नाम कैम्ब्रिज गुरु ही रहेगा, लेकिन उसमें एक सेपरेट सेक्शन बना रहेगा सीबीएसई सेक्शन का, जिसमें लैंग्वेज विल बी यूज बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अलग से अलग अलग वीडियो डालूंगा कि वन लेक्चर विल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी, तो उसमें थोड़ा मिक्स रहेगा। क्योंकि सीबीएसई सेक्शन है तो आई एम मोर कंफर्टेबल इन यूजिंग दिस बाइलिंगुअल लैंग्वेज। ओके, तो शुरुआत करूंगा मैं, जैसा कि मैंने बोला कि क्लास 12 के अप्लाइड मैथ से। तो ये एक छोटी सी पहल उन बच्चों के लिए है जिन्हें थोड़ा अप्लाइड मैथ्स के, स्पेशली क्लास 12 के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा मैंने सुना है। और क्योंकि सीबीएसई ने नया नया ये कोर्स डाला है और इसके रिसोर्सेज भी इतने अवेलेबल नहीं हैं, बुक्स भी मेरे ख्याल में मार्केट में एक या दो ही आई हैं। ठीक है, और इसके सैम्पल पेपर्स भी ज़्यादा अवेलेबल नहीं हैं जिस तरह से आपके प्योर मैथ्स में चलते हैं। ठीक है, तो ये उन बच्चों के लिए छोटी सी पहल है जो जिनको रिसोर्सेज इतने अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, जिनको टीचर्स इतने अवेलेबल नहीं हो रहे हैं। तो आशा है कि जो भी मैं इस चीज़ में, इस लेक्चर सीरीज़ में कवर करूँगा, वो उन लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। और चैनल को ग्रो करने के लिए मुझे आपकी सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो सपोर्ट बस इतना चाहता हूँ कि इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, और आपको जितना इसकी सब्सक्रिप्शन बढ़ता रहेगा तो मुझे थोड़ा सा उत्साह भी मिलता रहेगा कि हाँ, मेरे चैनल को लाइक किया जा रहा है, वीडियोस ली जा रही हैं। और कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं कि अगर पर्टिकुलर आपको किसी चैप्टर के असाइनमेंट वगैरह चाहिए, क्योंकि असाइनमेंट बनाने में थोड़ा सा और मेहनत लगती है, तो वो तभी बना पाऊंगा जब मुझे थोड़ा सा फीडबैक पॉजिटिव या रिस्पॉन्स पॉजिटिव मिलेगा। चलिए, तो पहला चैप्टर हम क्लास 12 अप्लाइड मैथ से शुरू करते हैं, जो कि जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, नंबर्स क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन है। ये हमने चैप्टर क्लास 11th में भी कवर किया हुआ है। नाम जिसका सेम है, लेकिन इसमें टॉपिक्स अलग अलग हैं। ये चैप्टर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसा कि नाम अप्लाइड मैथ्स है, तो अप्लाइड मैथ्स इन द सेंस ये नहीं है कि पर्टिकुलर चीज़ में कहाँ अप्लाई हो रहा है, कि हर एक टॉपिक का एप्लीकेशन हो। छोटा सा एप्लीकेशन बेस का ये है कि जो आपका बैंक के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, या एसएससी में एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, या कैट में जो एग्ज़ाम्स होते हैं एंट्रेंस, उसमें जो बेसिक क्लास 10th की मैथमेटिक्स आती है, विच इज़ कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो उसके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो यहीं से निकलते हैं, जो बेसिकली जो क्वांटिफिकेशन और न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस आएगा। ठीक है, तो बेसिक वही है, बस जो टॉपिक्स हैं दे हैव सीबीएसई हैज डिवाइडेड इनटू क्लास 11th एंड क्लास 12। तो जो टॉपिक्स हमने क्लास 11th में पढ़े हुए थे चैप्टर 1 में, यूनिट 1 में, वो रिपीट नहीं होंगे, लेकिन जो ओवरऑल टॉपिक है वो वही है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो लास्ट क्लास में जो हमने एवरेज पढ़ा था, टाइम पढ़ा था, कैलेंडर, क्लॉक वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, टाइम एंड वर्क। ठीक है, उसके आगे जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्वेश्चन बचते हैं वो क्लास 12th में सीबीएसई ने डाले हुए हैं। तो वही जो बची हुई चीज़ें हैं वो हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से, विच इज़ योर मॉडुलो अरिथमेटिक। उससे पहले हम कॉन्सेप्ट में देख लेते हैं कि इसमें चैप्टर में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हम देखेंगे, सीखेंगे। सो पहला इज नंबर थ्योरी, जिसमें वी विल सी मॉडुलो अरिथमेटिक, विच इज़ योर फर्स्ट टॉपिक, एंड सिंपल अरिथमेटिक फंक्शन, राइट। उसके बाद क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन में एलिगेशंस एंड मिक्सचर आएगा, पार्टनरशिप आएगा, रेस एंड गेम्स, पाइप्स एंड सिस्टम्स, शेड्यूलिंग, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज एंड बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स। तो ये जितना भी चैप्टर है आपका, जो राइट हैंड साइड में ये वाली चीज़ है, ये सभी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर आता है। ठीक है, तो ये सब है आपका एक कॉन्सेप्ट मैप यूनिट 1 का, विच इज नंबर्स क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस। तो चलिए पहला इसमें कवर करते हैं योर फर्स्ट टॉपिक, विच इज मॉडुलर अरिथमेटिक। तो ये बोलता क्या है कि अ सिस्टम ऑफ अरिथमेटिक ऑफ फॉर इंटीजर्स, इट ओनली डील्स विद इंटीजर्स, राइट, विच डील्स विद रिमाइंडर्स ओनली, इज नोन एज मॉडुलर अरिथमेटिक। सो बेसिकली जो आपने बेसिक डिवीजन है, जो हम क्लास 4 या 5 में करते हैं, कि देर इज अ गिवन नंबर विच इज कॉल्ड डिविडेंड, दैट डिविडेंड कैन बी रिटन एज मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिवाइजर एंड कोशेंट प्लस रिमाइंडर, राइट। सो अगर आप 28 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो कैसे जाएगा ये 3 इंटू 9 विच इज 27, सो यू गेट 1 एज अ रिमाइंडर। सो आई कैन राइट दिस 28 एज मल्टीप्लीकेशन ऑफ
डिवाइजर विच इज 3 इंटू कोशेंट विच इज 9 प्लस 1 रिमाइंडर। ठीक है, तो ये इस तरह का जो अरिथमेटिक है इसको हमने मॉडुलर अरिथमेटिक क्यों बोला है, क्योंकि इफ वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट जस्ट द रिमाइंडर, तो अगर हमें खाली रिमाइंडर चाहिए किसी चीज़ का, तो रिमाइंडर चाहिए तो बेटा हमें डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, और डिवाइड जब भी हम डिवाइड करते हैं तो उसमें हमारे साथ एक कोशेंट भी आता है और एक डिवाइजर भी होगा। राइट, तो वही चीज़ है फोर्थ या फिफ्थ क्लास वाली, उसको हम क्लास 10th में जैसे हमने एक यूक्लिड लेमा पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में, उसके बहुत ही एक भयानक से क्वेश्चन आते थे जो समझ में नहीं आते थे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो वही है कि रिमाइंडर किस तरह से निकलता है। राइट, और डिविडेंड यू कैन राइट एज मल्टीप्लिकेशन और डिवाइजर इन कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो एक ऐसा अरिथमेटिक, ये कोई नया अरिथमेटिक नहीं है, बिकॉज बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन ही होते हैं। इनको कंबाइन करके एक नया अरिथमेटिक बना दिया विच ओनली कंसंट्रेट ऑन फाइंडिंग आउट द रिमाइंडर, उसको हमने मॉडुलर अरिथमेटिक बोल दिया। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है, सिंपल। आपको 2 नंबर दिए गए होंगे, आपको उसको डिवाइड करना है और जस्ट फाइंड आउट करना है कि क्या रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, सो modulo operator is that we have been given two integers x and y such that this x is greater than y and y is not equal to 0. So basically कर क्या रहे हैं कि we are dividing x with y. So in this case we have x as your dividend and y is your divisor. And if y is the divisor, that means this divisor should not be equal to 0. Otherwise that will be not defined. We cannot divide anything by 0. Right? तो ये y 0 नहीं होना चाहिए, तो बोल रहा है देन देयर एग्जिस्ट टू यूनिक इंटीजर्स q एंड r सच दैट वी कैन राइट दिस x एज y इंटू क्यू प्लस r। तो ये वही चीज लिखी हुई है जो आपने पिछली स्लाइड्स में देखी है कि डिविडेंड इन दिस केस विच इज x इज इक्वल टू डिवाइजर, इस केस में हमने y बोला हुआ है, तो बोल रहा है कि व्हेन वी डिवाइड दिस x बाय y तो हमारे पास दो इंटीजर निकल के आते हैं। वन इंटीजर इज योर कोशेंट, उसने q बोला उसको, एंड अनदर इंटीजर इज योर रिमाइंडर r। ठीक है, तो इस चीज को उसने क्या बोला कि इफ यू हैव टू फाइंड आउट द रिमाइंडर r, तो उसको क्या बोल रहा है ये कि द सेम एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज x mod r इज इक्वल टू x mod y इज इक्वल टू r। मतलब ये कि व्हेन वी डिवाइड मॉडुलो और मॉड गिव्स द रिमाइंडर r व्हेन x इज डिवाइडेड बाय y। जब हम x को y से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है, राइट, तो उसकी रिमाइंडर को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वही है कि x को y से डिवाइड करो, वॉट एवर इज द रिमाइंडर दैट इज योर वैल्यू ऑफ r। सो इस चीज को लिखने का तरीका क्या है, वी राइट दिस x mod y, दैट मीन्स व्हेन वी डिवाइड x बाय y वॉट एवर इज द रिमाइंडर दैट विल बी द वैल्यू ऑफ x mod y। ठीक है, now one important thing that we have to note here is that these x which is your dividend, y which is your divisor and quotient, they can either be positive or negative। जीरो भी हो सकते हैं, लेकिन वही चीज कि y कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो मीन्स डिवाइजर कैन नॉट बी जीरो, अदरवाइज दे कैन बोथ बी पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट, बट r has to be positive always. This is very important that this remainder should always be greater than or equal to 0. Remainder can also be equal to 0, right? Meaning if you are dividing 4 by 4, so 4 modulo 4 will be just 0. No remainder will be there, right? So this should always be greater than equal to 0. R cannot be negative. Fine. Divisor can be negative, dividend can be negative, quotient can be negative. Fine. Now based on this, let us solve couple of questions. वो बोल रहा है कि 68 mod 12 क्या होगा, meaning that when we divide 68 by 12, what will be the remainder, right? So you just learn the table of 12, that 12 into 5 is 60. Okay, so you get a remainder as 8, right? So value of this is 8. ये बताने की शायद मुझे ज़रूरत नहीं है कि when we divide this 68 by 12, right, it goes 5 times 60 and remainder is 8. If we do this 12 into 4, which is 48, so remainder will be 20. Okay, 12 into 4 is 48, remainder will be 20. So if remainder is greater than divisor, that remainder can be divided again by the divisor. So we won't call that if you are dividing, let us say 68 and you are dividing this 4 times, although this is wrong, but
Let us take an example, right? This is 48 and you get remainder as 28. So we won't call 28 as the final remainder because this remainder can further be divisible by 12. Okay, although this is wrong because at the first end we can divide this 68 by 12 by 5 times, not 4 times. Okay, so please remember क्या कि रिमाइंडर हमेशा इस डिवाइजर से छोटा ही होना चाहिए. अगर रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा आ रहा है तो वी कैन फर्दर डिवाइड दिस. ठीक है, सो इसलिए सिंस दिस इज 8 एंड दिस 8 इज लेस देन 12 तो आंसर इसका 8 आएगा, पहले वाले का. बहुत सिंपल. ठीक है, क्या हो अगर नेगेटिव नंबर से इन्वॉल्व हो, तो इफ वी डिवाइड 68 बाय -12 what will be the remainder? Now think, we need to find out this, we need to find the remainder in such a way that our dividend should be positive. Okay, तो अगर मैं 68 को -12 से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, तो मेरे पास जो कोशेंट आएगा वो भी नेगेटिव आना चाहिए. मतलब ये हुआ कि अगर -12 को मैं पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास तो -60 आ गया बेटा. लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे तो पॉजिटिव 68 चाहिए. ठीक है, तो मेरे पास क्या ऑप्शन बचता है, डेट माई कोशेंट शुड ऑल्सो बी नेगेटिव, तभी मेरे पास पॉजिटिव डिविडेंड आएगा. ठीक है, ये बात चीज़ क्लियर हुई. तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास अब दो तरीके हैं कि या तो -12 को मैं -5 से मल्टीप्लाई करूं या -6 से मल्टीप्लाई करूं. दो चीज़ बचती हैं क्योंकि 4 तो कम रह जाएगा 48. ठीक है, तो अगर मैं -12 को, एक मिनट में इसको जरा साफ कर दूं. राइट, सो इफ आई मल्टीप्लाई दिस -12 बाय -5 I get +60 as a dividend, right? But I need 68, right? मुझे क्या चाहिए, 68 चाहिए. तो मुझे 68 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, इसमें +8 करना पड़ेगा, तभी 68 बनेगा. right? That means I can write this 68 as -12 into -5 plus 8. ठीक है, 68 बनाने के लिए -12 into -5 विच इज 60 प्लस 8 करना पड़ेगा. अब आप कहें सर अगर -6 से मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा. ठीक है, तो वो भी कर लेते हैं कि इफ, दूसरा कलर ले लेता हूं, यू आर मल्टीप्लाइंग -12 विद -6 सो यू आर गेटिंग एज +72. लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे तो 68 चाहिए. तो 72 को 68 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, -4 करना पड़ेगा. तो जैसे ही -4 करता हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि डेट रिमाइंडर इज इन दिस केस नेगेटिव, मीनिंग यू आर राइटिंग 68 एज -12 into -6 which is +72 and then you are subtracting 4 और adding -4 as a remainder. ठीक है, तो इसका मतलब रिमाइंडर नेगेटिव हो गया. तो ये जो कंडीशन है डेट r शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, ये यहां पर सेटिस्फाई नहीं हुई. ठीक है, इसका मतलब मेरे पास एक ही ऑप्शन है, डेट आई विल राइट 68 एज -12 into -5 प्लस 8 एज रिमाइंडर. तो इसका आंसर भी क्या आएगा, +8. इतना डिफिकल्ट है नहीं जितना मुझे समझाने में टाइम लग रहा है, क्योंकि मुझे बेटा हर एस्पेक्ट से बताना पड़ेगा. ठीक है, तो थर्ड पार्ट देखते हैं, -68 mod 12. इसका क्या मतलब है कि अगेन अब मुझे 12 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक ऐसे नंबर से जिससे कि -68 आए या उसके आसपास. ठीक है, मतलब नेगेटिव चाहिए. तो अगेन 12 को मुझे इधर आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय -5 और -6. ठीक है, तो अब देखो क्या करते हैं, थर्ड पार्ट देखते हैं. थर्ड पार्ट में -68 mod 12 लिखा है ना. ठीक है, अब सोचो कि अगर मैं -68 को ऐसे लिखता हूं कि 12 into -5, यहां पर क्या आया, मीन्स आई एम मल्टीप्लाइंग बाय -5, यहां पर आया -60. ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए -68. तो -68 बनाने के लिए बेटा इसको मुझे -8 इसमें ऐड करना पड़ेगा. फिर वही चीज होगी कि इफ आई एम एडिंग -8 इट मीन्स रिमाइंडर इन दिस केस इज नाउ कमिंग आउट टू बी नेगेटिव. दैट मीन्स दैट कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड. इसका मतलब मुझे -5 से मल्टीप्लाई नहीं करना है. तो ये तो चीज गलत हो गई क्योंकि रिमाइंडर इसमें नेगेटिव आ गया. राइट, तो क्या करूं, दूसरा चीज अपनाते हैं कि -68 को अगर 12 into -6 करूं तो ये क्या बना, -72. बट मुझे क्या चाहिए, -68. तो दिस टाइम आई विल ऐड +4.
Now this time all the conditions are satisfied, that my divisor, if it is positive, then quotient is negative and remainder is positive in this case. So this is minus 68, right? So I can write this as plus 4. So r is greater than 0. इस केस में आंसर क्या आ गया बेटा इसका? 4. Remember, value of any number mod any number, a mod b, will always be positive because remainder are always positive, or we have to keep remainder as positive. ठीक है. थर्ड केस इज दिस आंसर इज, इसकी वैल्यू हो गई +4, राइट. अब फोर्थ केस पकड़ते हैं. फोर्थ में बोल रहा है -68 बनाना है, मॉड ऑफ -12. तो -12 को बेटा किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं? देखो, अगर मैं करता हूं -5 से तो क्या बनता है? +60. तो मुझे तो -68 चाहिए, तो -68 के लिए मुझे -128 करना पड़ेगा रिमाइंडर. वो भी चीज़ ठीक नहीं है. या दूसरी चीज़ ऐसे सोच सकते हो कि सिंस माई डिविडेंड इज नेगेटिव, डिवाइडर इज नेगेटिव, दैट मीन्स क्वोशंट शुड बी पॉजिटिव. तो इंस्टेड ऑफ बाय मल्टीप्लाइंग -5 व्हाट शुड आई डू? मुझे पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अब वो सोचने वाली बात है कि मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा या 6 से. ठीक है, तो अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या बनता है मेरे पास? -60. फिर वो चीज़ आ गई, -68 बनाने के लिए मुझे -8 करना पड़ेगा, लेकिन इस केस में r की वैल्यू नेगेटिव हो गई. इसका मतलब 5 से नहीं मल्टीप्लाई करूंगा, मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 6 से. ठीक है, सो आई विल मल्टीप्लाई दिस बाय 6. सो इन दिस केस इट इज -72 एंड देन आई विल ऐड +4. सो इसका वैल्यू भी क्या आ गई? +4, राइट. एंड फिफ्थ पार्ट इज वेरी इजी, दैट यू आर डिवाइडिंग 8 बाय 11. सिंपल सा लॉजिक है कि अगर 8 को 11 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 8 ही आएगा, बिकॉज इन दिस केस योर डिवाइजर इज ग्रेटर देन द डिविडेंड. तो जो रिमाइंडर है, जो डिविडेंड है, वही रिमाइंडर आ जाता है. तो इसकी वैल्यू 8 आएगी. और लास्ट वाले में इफ यू डिवाइड 68 बाय 68 यू गेट 0 एज अ रिमाइंडर. तो इस केस में 0 इसकी वैल्यू आ गई. ठीक है, तो ये एक शुरुआत थी मॉडुलो ऑपरेटर की. आई थिंक आपको पहला टॉपिक समझ में आ गया होगा क्या है. इसको फिर से आप देख सकते हैं. और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, जिसमें हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे मॉडुलो ऑपरेटर की. ठीक है, चलिए, टिल देन बाय, थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून.